नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बढ़ते कोरोना संकट के बीच बिहार में और सख्ती की गई है। अब बिहार में कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। आज से शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने की घोषणा की गई है। हालांकि दुकानों को शाम 4 बजे ही बंद करा दिया जाएगा। वहीं राज्य सरकार ने शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है और इसके साथ ही श्राद्ध में सिर्फ 25, जबकि अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो पाएंगे। इसके अलावा सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में 25% कर्मचारी ही एक दिन में काम कर पाएंगे। सार्वजनिक परिवहन 50% क्षमता के तहत चलेंगे, यानी कि बस, ऑटो पर क्षमता के सिर्फ आधे लोग ही बैठ पाएंगे। तो सरकार की नई गाइडलाइंस को सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेताओं ने भी बेहतर बताया है। उनका कहना है कि इससे कोरोना पर नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। हम किस प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं, कोरोना से कैसे निपट सकते हैं, कोरोना का जो त्राहिमाम है इसको कैसे कम कर सकते हैं, इस पर लगातार सरकार चिंतित है। खुद मुख्यमंत्री अपने नेतृत्व में इसकी लगातार समीक्षा कर रहे हैं और सभी जिला के जिला अधिकारियों के साथ साथ तमाम पदाधिकारियों से बात कर करके और उसके बाद नए गाइडलाइंस के अनुसार और लोगों को आगाह कर करके इस कोरोना से निपटने की पूरी मुकम्मल तैयारी सरकार ने किया है। 6 बजे से ही कर्फ्यू लागू रहेगा, 4 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, दफ्तर खुलेंगे। अलग अलग जिलों में बढ़ते संक्रमण के हिसाब से वहां डीएम ही अपने हिसाब से फैसले ले रहे हैं और पाबंदियां लगा रहे हैं। निश्चित रूप से इन पाबंदियों से कोरोना के संक्रमण के दर में कमी आएगी, लेकिन आम लोगों से भी हमारा आग्रह है कि जागरूकता रखें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी हम आपके सहयोग से कोरोना जैसी महामारी पर जंग जीतने पर अग्रसर हो पाए। बिहार सरकार ने जो फैसले लिए हैं कुछ हद तक कारगर हो सकते हैं। अगर शाम 6 बजे से सवेरे 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला अच्छा है। मैं समझता हूं कि सप्ताहांत जो शनिवार रविवार है, इन 2 दिनों के लिए पूर्ण कर्फ्यू 24 घंटे का कर्फ्यू लगाने पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। तो बिहार में और सख्ती बढ़ाने के पीछे बड़ा कारण लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि होना है। बिहार में जहां पहले 12,000 मरीज मिल रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा 13,000 के पार पहुंच चुका है। पिछले 5 दिनों की अगर हम बात कर लें तो 24 अप्रैल को 12,359 केस मिले थे और 25 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़ जाता है, 12,795 केस मिलते हैं। हालांकि 26 अप्रैल की बात करें तो 11,801 केस मिलते हैं, यानी कि थोड़ी गिरावट जरूर होती है। 27 अप्रैल को यह आंकड़ा फिर से बढ़ जाता है, 12,604 केस मिलते हैं। लेकिन 28 अप्रैल को पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आंकड़ा 13,000 के पार पहुंचकर 13,374 तक पहुंच जाता है, यानी कि 5 दिनों में 62,933 मरीज मिलते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में हालात किस तरह से हैं और बिहार में सख्ती क्यों की गई है, इसे भी हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। दरअसल कर्नाटक सरकार ने रविवार को लगभग संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला लिया। मुंबई के बाद अब दिल्ली की हालत बेहद नाजुक है। यूपी के कई शहरों में काफी खराब स्थिति है। बिहार की बात करें तो 5 दिनों में 62,933 यानी कि लगभग 63,000 मामले सामने आए हैं। राज्य के कई जिले ऐसे हैं जहां से अब 500 से ज्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सिर्फ पटना की बात करें तो कोरोना के एक्टिव केस 17,000 से ज्यादा हैं। दिल्ली और मुंबई, बेंगलुरु जब खुद को नहीं संभाल पा रहे तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कमजोर बिहार कोरोना की सुनामी आखिर कैसे झेल पाएगा? बिहार सरकार के पास अब सख्ती के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है और यही वजह है कि धीरे धीरे बिहार में सख्ती लगाई जा रही है। इधर एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर काम पर वापस लौट आए हैं। हालांकि आज एनएमसीएच के बाहर सख्त सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है।
अब मरीज के परिजन, सिर्फ एक ही मरीज के परिजन मरीज के साथ जा सकते हैं एनएमसीएच के अंदर। एनएमसीएच में आज सुबह की स्थिति का जायजा लिया संवाददाता संजय कुमार ने। एनएमसीएच कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है और यहाँ पर डॉक्टरों और मरीज के परिजनों के बीच बराबर मारपीट की नौबत आ जा रही है। एक बार फिर से मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टरों से मिसबिहेव किया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने कार्य बहिष्कार कर दिया था। हालांकि देर रात डीएम और एसपी के पहुंचने के बाद एनएमसीएच के जूनियर डॉक्टर फिर से काम पर लौट आए हैं, लेकिन एनएमसीएच की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी कर दी गई है। यहाँ पर देखिए तस्वीरों में किस कदर जो डिप्लॉयमेंट किया गया है पुलिस फोर्सेस का और अधिकारियों का, आज सख्ती नज़र आ रही है, क्योंकि जो डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोविड-19, उधर जो लोग जा रहे हैं उनको लगातार रोका जा रहा है। एक अधिकारी उनसे बात करते हैं। आज सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी कड़ी दिख रही है, क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? जितने पब्लिक आ रहे हैं उनको देख सुन कर रहे हैं। जो मरीज लेकर के आ रहे हैं उनको एक आदमी को के साथ भेज रहे हैं। एक आदमी जाना है, बाकी सभी आदमी बाहर है। तो आप लोग का डिप्लॉयमेंट कब से रात से किया गया? हम लोग को तो डिप्लॉय 5-6 दिन से है। आज सख्ती दिख रही है। नहीं, हम लोग तो 24 घंटा वाले हैं। रात में डीएम और एसपी दोनों को याद थे, उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन मिला आप लोग? वही जो अभी इंस्ट्रक्शन में बताया। तस्वीरों में एम्बुलेंस आ रहा है, उसको भी रोका जा रहा है और लगातार जो पुलिस अधिकारी हैं वो पूरे मामले को देख रहे हैं। पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट को जाने की छूट है और तस्वीरों में देख रहे हैं लगातार जो लोग आ रहे हैं उनकी गाड़ियां यहीं रोकी जा रही है। और जैसा कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनकी ड्यूटी पहले से है, लेकिन अब सख्ती कर दी गई है और मात्र एक अटेंडेंट जो हैं वो अब मरीज के साथ अंदर जो कोविड हॉस्पिटल बना है उसमें जा सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कर लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है। बेतिया की अगर बात करें तो बेतिया में कोविड और नॉन कोविड मरीजों के इलाज के लिए प्रशासन बेड बढ़ाने में जुटा हुआ है। कोरोना संक्रमित मरीज के लिए जहां 150 टेलीमेडिसिन चिकित्सकों की व्यवस्था की जा रही है, वहीं नॉन कोविड मरीजों के लिए 250 बेड की व्यवस्था की जा रही है। प्रशासन के इस फैसले का सबसे ज्यादा गर्भवती महिलाओं को फायदा होगा, जिनको घर बैठे इलाज मुहैया कराया जाएगा। डीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारी भी शुरू कर दी है। ऑफिशियल होता है, अधिक उनके प्रेसिडेंट होते हैं, उनके सेक्रेटरी होते हैं, उनके मेंबर होते हैं, सभी के साथ अपना एक वीडियो कॉन्फ्रेंस किए, जिसमें उन्होंने बताया कि मान लीजिए हम अगले कुछ दिनों में अगर जीएमसीएच जो है कंप्लीट कोविड हॉस्पिटल ही डिक्लेयर कर देते हैं, तो आप लोग कुछ ऐसा व्यवस्था रखिए जहाँ पे कि नॉन कोविड पेशेंट को हम लोग भेजेंगे और आप इलाज करेंगे। तो उसमें सभी लोगों ने एक मत से तैयार हुआ कि जी सर, हम लोग के पास लगभग सभी अस्पताल मिला देंगे, और जितने क्योंकि 25 ही अस्पताल ऐसा है जहाँ पर हम लोग भर्ती करने की सुविधा है, तो वो लोग बोले 250 बेड हम लोग उपलब्ध करा देंगे, जिसमें सर आप नॉन कोविड मरीज को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत हम लोग को इलाज में नहीं है। दरभंगा डीएमसीएच में कई महीनों पहले पहुंचा वेंटिलेटर्स धूल फांक रहा है। 2020 में ही पीएम केयर फंड से यहां 27 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहां प्रशासन की सुस्ती से अब तक इसे चालू नहीं किया जा सका है। बीजेपी के नगर विधायक ने डीएमसीएच पहुंचकर यहां की स्थिति का जायजा लिया और इसे जल्द से जल्द चालू कराने की कोशिश की। उनका कहना है कि इसे जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कोरोना आइसोलेशन वार्ड और आईसीयू का भी जायजा लिया। जो पीएम केयर का जो वेंटिलेटर और बेड वगैरह आया, उसको जल्द से जल्द हम लोग चालू करें, इसके लिए जो है मैंने वहाँ बात की। फिर ऑक्सीजन के लिए जो है अपर मुख्य सचिव जो है उद्योग विभाग के, उनसे भी आग्रह किया। फिर डीएमसीएच के ऑक्सीजन प्लांट से वहाँ कनेक्शन करने के लिए बीएमआईसीएल के एमडी हैं, उनसे भी मैंने बात किया कि जल्द से जल्द जो है यह व्यवस्था किया जाए और आज से कल तक में वो पीएम केयर वाले जो 27 जो वेंटिलेटर बेड वगैरह सब है वो चालू होगा जल्द से जल्द। इसमें हम लोग लगे हुए। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सीतामढ़ी में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। दिल्ली, लुधियाना समेत कई दूसरे राज्यों से पहुंचे मजदूर अपने अपने घर जा रहे हैं। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही मजदूर मास्क पहनते हुए नजर आ रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के इस शहर में आगमन का जायजा लिया संवाददाता राकेश रंजन ने। राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और मैं इस वक्त खड़ा हूं सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर
टू लेन पर, और आप तस्वीर देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में लगातार देश के महानगरों से बसें यहां आ रही है, जिस पर प्रवासी जो लोग हैं बड़ी तादाद में अपने घर और परिवार के पास लौट रहे हैं, क्योंकि रोजी रोजगार का अभाव फिर से होता जा रहा है और समस्या गंभीर होती जा रही है। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप देख सकते हैं किस तरीके से बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो बसों के छत पर बैठकर किसी तरीके से घर आ रहे हैं, उनको गाड़ियों में जगह नहीं मिल रही है। और आप तस्वीर ये भी देख सकते हैं कि किसी तरीके का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। बसों के छतों पर मजबूरी बस कह सकते हैं कि लोग किसी तरीके से भेड़ बकरियों की तरह लटकर आ रहे हैं, और कहा जा सकता है कि यह ठीक नहीं है कि कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि घरों में रहे और लगातार सावधानी बरते और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसके लेकर सरकार ने कई निर्देश जारी किए हैं और कोरोना संक्रमण को लेकर जो बसें हैं उनको भी कई तरह की सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं गाइडलाइन का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। और यह बड़ी बात इसे कहा जा सकता है कि जो प्रवासी मजदूर है वो उनको सहूलियत नहीं मिल पा रही है और किसी तरीके से वे अपने घर लौटना चाह रहे हैं, और यह एक बड़ी वजह है कि संसाधन की कमी कहिए या सुविधा का अभाव, किसी तरीके से जो प्रवासी लोग हैं वो अपने घर पर आ रहे हैं, लौट रहे हैं, बसों के जरिए लौट रहे हैं, दूसरे साधनों का इस्तेमाल करके लौट रहे हैं, और उनका न सही तरीके से जांच हो रहा है और न बसों में उनको जगह मिल पा रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18, सीतामढ़ी। तो कोरोना कई मुसीबतें लेकर आया है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कई लोग देवदूत बनकर भी सामने आए हैं। नवादा में कोरोना की दवा आइवरमेक्टिन खत्म हो गई। लोग इस दवा को ब्लैक में खरीद रहे थे, लेकिन यहां के दवा विक्रेता संघ ने तत्काल इस दवा को मुहैया कराया, जिसके बाद जिले में दवा की आपूर्ति सामान्य हो गई है। कोरोना में देश के जैसे जैसे मामले बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे कई प्रकार के संकट लोगों के सामने आ रहे थे, और उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण था दवाइयों का बाजार से शॉर्टेज हो जाना। पूरे भारत में अचानक से कई महत्वपूर्ण दवाइयों की शॉर्टेज हो गई, जिसमें एक महत्वपूर्ण दवाई ये आइवरमेक्टिन जो है, ये इस वक्त हम आपको ये वो दवाई दिखा रहे हैं आइवरमेक्टिन, जो पूरे बाज़ार में नवादा में अचानक से आउट ऑफ स्टॉक हो गई था और कई लोग इसे ब्लैक में भी बेच रहे थे, और इसका जो मुनाफाखोर थे वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेवार थे। हालांकि नवादा में कुछ हद तक इस कमी को पूरा कर लिया गया है। नवादा दवा जिला विक्रेता संघ की ओर से एक पहल किया गया है। आइए मुनि से जानते हैं कि क्या किया गया था इसके लिए, जो शॉर्टेज था उसके लिए। यह दवाई जो है सो शॉर्टेज था, बीच में किसी को आइडिया नहीं था कि इसका जरूरत पड़ेगा, लेकिन एक बैग इसका जरूरत पड़ गया और बाजार में संघ के द्वारा इसको सब जगह उपलब्ध करवाया गया है और कोई ब्लैकिंग नहीं हो रहा है। बीच में कुछ ड्रग डिपार्टमेंट के मिली भगत से कुछ दुकानदार इसका ब्लैकिंग कर रहे थे, लेकिन जब संघ कड़ा स्टेप लिया तो उसका कोई ब्लैकिंग नहीं हो रहा। ये जो आइवरमेक्टिन जो जरूरी दवा है वो अब यहाँ नवादा में प्रचुर मात्रा में मंगा ली गई है। तो कल तक जहाँ लोगों को ये इस दवा को लेकर परेशानी हो रही थी, नवादा में संघ की तरफ से जो ये स्टेप उठाया गया है वो काफ़ी सराहनीय है, और इस तरह के आपदा में अगर इस तरह के प्रयास किए जाते हैं तो कहीं न कहीं इस तरह के प्रयास का प्रशंसा होनी चाहिए। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। शिवहर जिले में जिंक के टैबलेट की कमी हो गई है और होम क्वारंटीन में जो मरीज हैं उन्हें भी सरकार की ओर से जिंक का टैबलेट नहीं मिल रहा है, लिहाजा मरीजों को बाहर से इस टैबलेट को खरीदना पड़ रहा है। कई दवा दुकानदार जिंक के टैबलेट की ऊंची कीमत भी वसूल रहे हैं। हालांकि डीएम का दावा है कि उन्होंने निर्देश दिए हैं, जल्द ही आपूर्ति सामान्य हो जाएगी। 4 दिन पहले वो ऐड किया है, क्योंकि ये कोरोना के विटामिन टैबलेट्स के देने में कुछ फायदा होगा, तो जिंक अभी ऐड हुआ है। अभी अधियाचना दिया है, पटना से रिक्वेजिशन मिला है, वो अभी तक आया नहीं है पटना से, तो तब तक इन लोगों का डायरेक्शन दिया है सिविल सर्जन एंड डीपीएम को। अभी तक वर्तमान में जब तक आएगा यहाँ लोकल से मार्केट से परचेस करके लोगों से मुफ्त में जिंक टैबलेट का उपलब्ध किया जाए।
तो पटना में अब ऑक्सीजन की कोई समस्या नहीं है। यहां के सबलपुर यूनिट से लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी भी अस्पताल की जरूरत के हिसाब से सिलेंडर लेकर जा रहे हैं। इस यूनिट से उत्पादन का काम भी लगातार चल रहा है। अच्छी बात यह है कि होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को भी अब छोटे सिलेंडर की आपूर्ति हो रही है। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की किल्लत लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर भी है। अब सरकारी हॉस्पिटल्स के अलावा जो निजी हॉस्पिटल हैं वहां भी ऑक्सीजन यूनिट से लगातार गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। यह तस्वीर है पटना के सबलपुर इलाके में चलने वाले ऑक्सीजन यूनिट की, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ दिन रात काम चल रहा है। और यहाँ जो निजी हॉस्पिटल है पटना के, उनको लगातार सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। कई गाड़ियाँ यहाँ लगी हैं, सुबह से इन गाड़ियों में गैस जो है सिलेंडर उसकी लगातार आपूर्ति की जा रही है। और ये सिलसिला जो है अब खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की पहल पर तेज हो गया है। कई जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आप देख सकते हैं कि गाड़ियों के ऊपर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको लोड किया गया है। एक जो मेडिक पार्क हॉस्पिटल है वहाँ आप लोग रोज आप कितना ले जा रहे हैं? आप सिलेंडर हमारे यहाँ 140 का रिक्वायरमेंट है सर। ठीक है, अभी आप कितना ले जा रहे हैं? अभी हम 40 लेके जा रहे हैं। यहाँ आप लोग को मिल रहा है? तो बिल्कुल, हाँ ठीक है। सुबह में कितने बजे आ जाते हैं? सुबह में हम 5 बजे आए हैं आज जी। और अभी 40 सिलेंडर ले जा रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय होगा। संजय जी हैं, मेडिक पार्क के स्टाफ हैं। और लगातार जो निजी हॉस्पिटल है वहाँ भी गैस सिलेंडर की आपूर्ति की जा रही है। यहाँ देखिए तस्वीरों में। और एक और निजी हॉस्पिटल है CNS हॉस्पिटल है, वहाँ के लिए भी। आप कितना सिलेंडर ले जा रहे हैं? 30 सिलेंडर। आप कितने बजे आए हैं? हम आए करीब वही 6 बजे। 6 बजे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आप लोग को रोज मिल जाता है? हाँ सर, रोज मिल। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। प्राइवेट हॉस्पिटल? नहीं सर। ये पटना के जो निजी हॉस्पिटल है और वहाँ भी जो समस्या थी 1-2 दिन पहले वो धीरे धीरे दूर होती जा रही है। जो हॉस्पिटल के स्टाफ है वो बता भी रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उन्हें मिल रहा है। एक तस्वीर देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये लिक्विड ऑक्सीजन जो है उसके एक बड़ा वैन जो है वो आया है। और दूसरे राज्यों से लिक्विड ऑक्सीजन भी जो है ऑक्सीजन लगातार पहुंच रहा है पटना में। और ये तस्वीर जो है यह वाकई में सुखद तस्वीर है, इस लिहाज से कि कई दिनों तक ऑक्सीजन लिक्विड जो थी वो पटना में नहीं पहुंची थी। अब बड़े टैंकर में ऑक्सीजन लिक्विड जो है वो पटना पहुंचने लगी। और यही कारण है कि ऑक्सीजन का प्रोडक्शन भी लगातार होने लगा है। और ये कहीं ना कहीं जो कोविड पेशेंट हैं उनके लिए कारगर साबित हो रहा है। ये सबलपुर ऑक्सीजन यूनिट की तस्वीर है। और पटना में पिछले कुछ दिनों से लगातार ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की जो मारामारी चल रही थी, अगर बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं जो निजी तौर पर होम आइसोलेशन में जो लोग हैं उनके लिए भी यहाँ पर गैस सिलेंडर की जो छोटा सिलेंडर है उसके लिए व्यवस्था की गई है। वो यहाँ पर पहुँचते हैं और चालान कटवा कर वो यहाँ से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ले सकते हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और कोरोना के इस लड़ाई में रिलायंस भी कदम से कदम मिलाकर साथ निभा रहा है। जहां जरूरत है वहां सहयोग कर रहा है। गुजरात के जामनगर में RIL की तरफ से 1000 बेड वाला अस्पताल तैयार हो रहा है ताकि कोरोना के मरीजों को मिल सके। हाहाकार मचा है। विकराल कोरोना के सामने लोग लाचार दिख रहे हैं। मरीजों की तादाद बढ़ने के साथ साथ अस्पताल और ऑक्सीजन की मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। और इन दोनों जरूरी चीजों की आपूर्ति के लिए रिलायंस ने भी कमर कस ली है। मुंबई में कोरोना के इलाज के लिए 875 बेड का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के बाद अब बारी है गुजरात के जामनगर की, जहां RIL की तरफ से 1000 बेड वाला अस्पताल तैयार किया जाएगा। 1000 बेड में से 400 बेड अगले रविवार तक तैयार हो जाएंगे, जबकि बाकी बचे 600 बेड भी एक हफ्ते के अंदर तैयार कर लिए जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज जामनगर की ओर से जामनगर में ऑक्सीजन सप्लाई के साथ साथ 1000 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें से 400 बेड गुजरात के स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एक हफ्ते में ही कार्यशील हो जाएंगे। कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से गुजरात की हालात भी पतली हो गई है। यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी से जामनगर में कोविड मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल बनाने का अनुरोध किया।
जिसे मुकेश अंबानी ने न सिर्फ माना बल्कि जल्द से जल्द पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देने का भरोसा भी दिया है। बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जामनगर रिफाइनरी में हर दिन 700 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। ये ऑक्सीजन कोविड-19 से प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है, लेकिन अब ऑक्सीजन के उत्पादन में और तेजी लाने के प्रयास जारी है और जल्द ही यहाँ के हर दिन 1000 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। देश अभी बेहद मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। कोरोना के खिलाफ छिड़ी इस जंग में हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। इस लड़ाई में रिलायंस भी देश के साथ खड़ा है ताकि देश को जिताया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दानापुर में शॉर्ट सर्किट से खलियान में भीषण आग लग गई। इस आग में लाखों के गेहूं जलकर राख हो गए। घटना मनेर प्रखंड के खासपुर गांव की है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। पीड़ितों ने मनेर अंचलाधिकारी और थाने को लिखित आवेदन देकर मुआवजे की मांग की है। गौरतलब है कि पूर्वा हवा चलने के साथ ही अगलगी की घटना बढ़ जाती है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होता है। और आग के तांडव की दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। एक आरा के पीरो सब्जी मंडी की तस्वीर है तो दूसरी बेतिया की तस्वीर है। आरा के पीरो बाजार स्थित सब्जी मंडी में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक लाखों की संपत्ति खाक हो चुकी थी। वहीं बेतिया में देर रात दो अलग अलग जगहों पर आग लगने से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। योगापट्टी थाना क्षेत्र के चौमुखा में आग लगने से 5 घर जलकर राख हो गए तो शहर में पटाखे से एक विद्यालय परिसर में आग लग गई और हजारों का नुकसान हुआ। दानापुर के खगौल में एक चलती कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि इंजन के गर्म हो जाने की वजह से आग लगी है। कार में सवार लोगों ने चलती कार से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। कार में सवार लोग छलांग लगाने के बाद वहां से फरार हो गए। पुलिस वाहन मालिक की तलाश में जुट गई है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।